हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक लवण को, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के विज्ञान विषय के अंतर्गत आता है। ये आपके अध्याय 2 में दिया गया है और ये हमारे वीडियो का भाग 2 है। सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले हमने जो हमारे पिछले वीडियो में पीएच मान के बारे में पढ़ा था, आज हम पीएच मान के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होते हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2.3.1 नाम है टॉपिक का, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। प्रश्न पूछा गया है, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि जो हमारा शरीर है वो पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। इसीलिए हमारा या पशुओं का जो जीवन है वो एक तरह से बेसिक यानी क्षारीय परास की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इस कंडीशन में हम जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। इसके बाद है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं। वहीं अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी कि जब पानी ज्यादा अम्लीय हो जाएगा और उस पानी को ग्रहण करने की वजह से जो जीव हैं उसमें जो रह रहे हैं उनके शरीर का परास 7.0 से नीचे चला जाएगा। उस स्थिति में उनका जीवन कठिन हो जाएगा। यहाँ दिया है कि आप जानते हैं दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ शुक्र यानी वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे और श्वेत बादलों से बना हुआ है। श्वेत और पीले बादलों से। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? देखिए, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमारे शरीर के जो परास है, पीएच मान है वो 7 से 7.8 के बीच होना आवश्यक है। और अम्ल हमेशा 7 से कम होता है, तो उस स्थिति में हम वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहां हमारे लिए जीवन बिल्कुल असंभव है। अगला प्रश्न है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कितना है? तो ये बहुत ही रोचक है प्रश्न कि भाई हमारे बॉडी में हम जो खाना खाते हैं वो कैसे उसका पाचन होता है, ये जानने की हमारी हमेशा इच्छा रहती है। तो हमारा जो उदर है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है वो हमारे उदर को हानि नहीं पहुंचाता, जबकि अम्ल की प्रवृत्ति होती है कि वो चीजों को गला देता है। लेकिन हमारा पेट तो कभी नहीं गलाया, कभी उसको हानि नहीं पहुंचाई। तो ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए, अपच की स्थिति में उदर में अत्यधिक मात्रा में अम्ल इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण पेट में दर्द और जलन होने लगती है। तो अगर ज्यादा अम्ल हो जाएगा तो हमें ये शिकायत होगी। इस दर्द से मुक्ति के लिए क्या करते हैं, हमें क्षार की गोलियां दी जाती हैं, एंटासिड कहा जाता है जिन्हें। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बना देते हैं। इस तरह अम्ल का जो प्रभाव है वो बिल्कुल नगण्य हो जाता है और या उदासीन हो जाता है। इसके लिए कौन कौन सी दवाई दी जा सकती है? जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसको दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मैं आपको प्रारंभ से ही बताती आ रही हूँ कि पीएच मान अगर 7 से कम है तो प्रवृत्ति अम्लीय होगी और अम्ल वस्तुओं को गलाते हैं। तो अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। दांत जो है वो इनेमल दंत वर्ग कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट के बने होते हैं। कैल्शियम फास्फेट का जो क्रिस्टलीय रूप होता है उससे हमारे दांत बने होते हैं। तो जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आप बोलेंगे इनेमल, जो कि बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट। यह जल में घुलता नहीं है, लेकिन अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो ये हमारे दांतों को गला देगा, संचारित कर देगा। मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मुंह में जो खाना बच जाता है, शर्करा बच जाता है, उस खाद्य पदार्थों को जब वो अपघटित करते हैं तो बहुत ज्यादा अम्लीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके क्या कर देते हैं, वो अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम दंत क्षय को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं एवं
पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जैसे कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा हो तो उस जगह पे क्या है, मधुमक्खी एक तरह का अम्ल छोड़ती है। जैसे लाल चींटी है, मधुमक्खी है, जब भी ये डंक मारती है तो उस जगह हमें दर्द और जलन होती है। तो उस जगह अगर आपको उससे बचाव करना है, अगर मधुमक्खी ने आपको काटा है तो आप उस डंक लगे भाग पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। याद रखिएगा, हमेशा अपने शरीर पर किसी भी प्रबल क्षारक का उपयोग ना करें, यह हानिकारक हो सकता है। हमेशा दुर्बल क्षारकों का ही प्रयोग करें या डॉक्टर की सलाह से ही करें। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनॉइक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। तो नेटल जो है वो एक पत्ती है, अगर वो आपकी स्किन से टच हो जाती है, चुभ जाती है, तो वो मेथेनॉइक अम्ल छोड़ती है। अगर उस कंडीशन में भी आप वहां पर बेकिंग सोडा लगा सकते। अब बारी आती है थोड़ा नेटल के बारे में। तो ये जंगलों में रहती है। इसके जो पत्तों के किनारे पे नुकीले डंकनुमा बाल होते हैं, अगर गलती से टच हो जाए तो बहुत दर्द होता है, जैसे मधुमक्खी के काटने पर होता है, क्योंकि मेथेनॉइक अम्ल का रिसाव होता है। तो वहां पर ही एक आसपास एक पौधा पाया जाता है जंगलों में ही, जिसे डॉग कहते हैं। अगर उसकी पत्ती को रगड़ के लगा लें, वहां पर जो जलन है उसको कम किया जा सकता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि नेटल की जो पौधा है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है, जबकि वहीं डॉग का जो पौधा है वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। चलिए कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक स्रोत और उनसे क्या, उन जो अम्ल है उनको क्या नाम दिया गया है। जैसे सिरका है जिसका अचार बनाने में यूज किया जाता है, उसको वैज्ञानिक भाषा में एसिटिक अम्ल कहा जाता है। संतरे की जो अम्ल है उसको कहा जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली के अम्ल को टार्टरिक अम्ल कहा जाता है। टमाटर में जो अम्ल होता है उसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। खट्टा दूध जो होता है दही, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक एसिड। चींटी जो डंक मारती है उसमें मेथेनॉइक एसिड होता है। और नेटल की पत्ती से जो हमें डंक लगता है उसमें मेथेनॉइक अम्ल। ये आपके एग्जाम में ओटी फॉर्म में आ सकते हैं, तो प्लीज इसको नोट डाउन करना। चलिए अब हम शुरू करते हैं लवण। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम अम्ल या क्षार की क्रिया कराते हैं आपस में तो लवण बनता है, पानी बनता है। ऐसे ही कई तरीके की मैंने और भी इक्वेशंस बताई थी आपको। सबसे पहले लवण के कुछ रासायनिक सूत्र आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। अब हम बात करेंगे लवणों के पीएच मान की। तो प्रबल अम्ल एवं प्रवक क्षारक के लवण के पीएच मान कितने होते हैं? 7 होते हैं तथा ये उदासीन भी होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किसी बहुत ही दुर्बल क्षारक को मिला देंगे तो उसका जो पीएच मान आएगा वो 7 से कम आएगा, क्योंकि वहां पर डोमिनेंट कौन होगा? प्रभावकारी होगा अम्ल, इसीलिए वो अम्लीय हो जाएगा। अगर किसी दुर्बल अम्ल के साथ आप प्रबल क्षारक को मिला देंगे तो उस कंडीशन में जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक हो जाएगा और ये क्षारकीय हो जाए। अब हम पढ़ेंगे साधारण नमक से रसायन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, वो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ जब क्रिया करेगा तो वह क्या बनाएगा? लवण एवं जल बनाएगा। और इसी लवण को हम खाने में यूज करते हैं। तो आप बता पाएंगे कि कौन सा लवण है? नमक। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। और खनिज नमक कैसे बनता है कि जब कोई समुद्र है जो सूख गया है, काफी समय पहले था और उस जगह सूखने की वजह से वो खनिज नमक हो गया है, इसका खनन भी हम कोयले की तरह ही करते हैं। महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसमें भी आपने सुना ही होगा कि उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो वो भी ऐसे ही नमक बना के तोड़ा था एक प्रतीकात्मक रूप से। चलिए अब देखते हैं कि नमक से हम कौन कौन से रासायनिक पदार्थ बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन होते हैं, लिक्विड फॉर्म में है, उसमें अगर आप विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये नोट डाउन करेंगे ये डेफिनेशन आप लोग, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? क्षार होते हैं। यहाँ देखिए हमने दो अणु NaCl
को जल में घोल के विद्युत धारा प्रवाहित की, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना और H2 गैस। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है जरा देखते हैं। आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जब भी इस तरह की कोई विद्युत अपघट्य के अंतर्गत क्रिया की जाती है तो धन आयन हमेशा कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं और ऋण आयन हमेशा एनोड की ओर प्रवाहित होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर Na और Cl, NaCl जो है वो टूटेगा तो Na तो धन आयन है, वो तो अवक्षेप के रूप में यही रह जाएगा, जबकि Cl जो होगा आपका वो जाएगा एनोड पर और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी कैथोड पर। अब बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड से हमने अभी विद्युत अपघटन के द्वारा जो क्रिया की थी उसमें क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा था। इसी क्लोरीन गैस का हम उपयोग करके विरंजक चूर्ण के उत्पाद प्राप्त करेंगे। कैसे कि इसी क्लोरीन गैस को हम बुझे हुए चूने जिसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस इस पर प्रवाहित कर देंगे, जिसकी वजह से क्या मिलेगा हमें CaOCl2। फॉर्मूला देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। विरंजक चूर्ण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र एवं लेनिन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कोई वस्त्र है किसी पर दाग लगा है उसकी सफाई के लिए करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में और वहीं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि नमक से हम बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है कि कोई खाना है उसको जल्दी से पकाना है तो आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। तो इस यौगिक का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन अणु रहेगा, ये फॉर्मूला रहता है इसका। ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। NaCl में जब हम जल मिलाते हैं प्लस इसमें क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते तथा इसमें साथ ही अमोनिया को मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से अमोनियम क्लोराइड बनता है और हमें प्राप्त होता है NaHCO3 जिसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग क्या है कि अम्ल को उदासीन करने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि एक दुर्बल संक्षारक है, क्षारीय लवण है। तो जैसे ही हम इसको ऊष्मा में गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट H2O और साथ ही CO2 में बदल जाता है। बेकिंग सोडा जो है उसका उपयोग कैसे किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे ही हम इसको जल में मिलाते हैं H+ आयन के संपर्क में आने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और अम्ल का सोडियम लवण बन जाता है। इस प्रक्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो इस तरह से निकलती है, किसी खाद्य पदार्थ में आपने जैसे कि केक बनाना है तो उसके मैटर में आपने ये डाला, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी तेजी से तो वो उसको फूला देगी और फूलने से वो काफी स्पंजी बन जाएगा। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस टाइम पे आप इसका यूज करते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के में भी किया जाता है। अग्निशामक का अर्थ होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में। अब बात करते हैं धोने का सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसकी विशेषता यह है कि इसमें 10 अणु जल के रहते हैं। धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, इसे भी हम नमक से ही प्राप्त करते हैं। बेकिंग सोडे को तो हमने गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया था, उसी सोडियम कार्बोनेट का अगर हम फिर से जल में घोल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? वापस से हमें सोडियम क्लोराइड इंटू 10H2O। 10 अणु क्या दर्शाता है कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है। ये हमेशा अगर आप टच करेंगे, कभी वैसे तो नहीं करना चाहिए, हानिकारक होता है, पर आप देखिए कि ये थोड़ा नमी धारण किए रहता है, आर्द्र रहता है। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। कैसे?
जो धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। जो कांच है उसकी अशुद्धियां निकालने के लिए, साबुन की अशुद्धियों को निकालने के लिए और कागज में जो अशुद्धियां हैं वो निकालने के लिए। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। अगर कोई जल है जिसमें बहुत ज़्यादा लवण मिले हुए हैं, अगर कोई जल है जो बहुत ज़्यादा कठोर है, तो कठोर का मतलब है उसको पीने लायक नहीं है, अभी उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं, तो उसमें अगर आप ये डालेंगी तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाएंगी और पानी पीने योग्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल होता है। जो भी हमारे लवण है उनमें एक क्रिस्टलन जल होता है, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो जल हट जाता है और लवण का रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको पानी में मिलाएंगे तो वापस से नीले रंग का हो जाएगा। ये बात हो रही थी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है क्रिस्टलन जल की, ये आप नोट करेंगे। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र में कॉपर सल्फेट के एक सूत्र में इकाई जल में 5 अणु उपस्थित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5H2O दिखा है। जबकि हम धोने के सोडे की बात करें तो वहाँ 10H2O थे। क्या आप बता सकते हैं कि ये अणु आर्द्र है या नहीं? अवश्य ये आर्द्र है, मैंने आपको ऊपर बताया था। जिप्सम भी एक ऐसा ही लवण है जिसमें क्रिस्टलन जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अब हम इस लवण के उपयोगों पर ध्यान देंगे। पहला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपने जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू 1/2H2O बनाएगा। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए या उनको स्थिर रखने के लिए, जोड़ तो नहीं सकते पर उनको स्थिर रखने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुरैत जिप्सम बनकर बहुत कठोर एवं ठोस हो जाता है। समझ गए? इसके बाद बारी आती है इसके फॉर्मूला की, देख लेते हैं। जब इसको जल में मिलाएंगे तो क्या होगा? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा अणु रहता है जल का, अर्ध हाइड्रेट रहता है ये CaSO4 इंटू 1/2H2O को जब आप जल के साथ मिलाएंगे तो आपको मिलेगा CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम वापस से मिल जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपके चैप्टर के लास्ट में आपने क्या सीखा करके जो बॉक्स आता है उसको हमेशा पढ़ें। उसमें से आपके 50% क्वेश्चंस प्लस OT बनते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला है अम्ल क्षार सूचक रंजक रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। रंजक समझ गए आप, लिटमस पेपर हो गया या फिर टर्मरिक हो गया, और जो भी हमने पुराने पिछले वीडियो में पढ़े थे वो सभी जो सूचक हैं वो इसमें आ जाएंगे। विलयन में H+AQ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है और विलयन में अगर OH- आयन है तो उसके निर्माण की प्रकृति क्षारीय होगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। जब अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है और साथ में लवण भी बनाता है। चौथा पॉइंट है, जब क्षारक किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन के साथ साथ ये भी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, साथ ही ये भी लवण बनाते हैं जिसका ऋण आयन एवं धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। अगला पॉइंट है, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं और मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो बना दूंगी, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वैसे भी मैं बनाऊंगी ही क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर नोट डाउन नहीं करेंगे, मुझे पता है। चलिए, जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। जो जल है उसमें अम्लीय और क्षारीय विलयन जो होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। दोनों ही तरह के विलयनों में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयनों का निर्माण करते हैं, इसी वजह से। अब अगला पॉइंट है, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता की जांच कीजिए। pH मान 0 से 14 स्केल के उपयोग से की जा सकती है।
जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होती है। पीएच मान की जो जांच करते हैं वो किस लिए करते हैं कि अम्ल और क्षारक कितना प्रबल है, उसकी उसमें हाइड्रोजन की जो आयनों की सांद्रता है वो कितनी है, इसीलिए हम पीएच का यूज करते हैं। इसके बाद बारी आती है एक उदासीन विलयन पीएच का मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन पीएच का मान 7 से कम और क्षारकीय विलयन पीएच का मान 7 से अधिक होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ स्केल पे बाकायदा कि 7 जो होता है बिंदु वो उदासीन होता है। 7 से पीछे की ओर जाने पर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अम्लीयता बढ़ती जाती है और वहीं 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाने पर क्षारीयता बढ़ती जाती है। इसके बाद पॉइंट है सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की इष्टतम सीमा में होती है। हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट हैं जो कुछ भोजन का पाचन वो पीएच स्केल अम्ल के तो जिनमें जो हमारे भोजन का पाचन है वो कभी कभी तो अम्लीयता के प्रभाव में होता है, कभी क्षारीयता के प्रभाव में होता है। जैसे आमाशय में होने वाली क्रिया तो अम्लीय है, लेकिन कुछ भाग ऐसे भी हैं जहाँ पर जो क्रिया होती है वो क्षारीयता के कारण होती है। सांद्र अम्ल एवं क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब भी आप किसी भी सांद्र अम्ल क्षार को मिलाएंगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है, हो सकता है कि विस्फोट भी हो जाए। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, ये भी अभी अभी हमने पढ़ा है। और हमारे दैनिक जीवन में लवण के कई उपयोग। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसका पीएच कितना होगा? आइडिया नहीं, इसका आंसर होगा 10। कितना होगा? 10। इसके बाद आता है किसी विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? एक ऐसा विलयन है जिसमें अगर हम अंडे का पिसा हुआ कवच डालें जो कि कैल्शियम से बना होता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो ये विलेन कौन सा होगा? ये विलेन अवश्य HCl होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन में यही एक अम्लीय विलेन है, बाकी सब तो लवण है। और जब भी किसी धातु के साथ अम्ल की क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है, जिसकी वजह से रंग कैसा हो जाता है? दूधिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अगर हम 10 ml क्षार को 8 ml अम्ल के साथ मिला दे तो विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन। और यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले लें तो HCl को उदासीन करने के लिए हमें कितने विलयन की मात्रा की आवश्यकता होगी? देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और जब हमने इसको डबल किया है तो हमें डिफरेंस को भी डबल करना होगा। तो उस 2 के डिफरेंस को जब हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का डिफरेंस आ जाएगा। तो उस 4 को 20 में से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 ml। चौथा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया था एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ये समीकरण संतुलित करने के लिए दिए गए हैं, आप इनको प्रयास कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन आंसर्स जो भी बनते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू so much for watching this video. Please subscribe the channel and press the bell icon. Don't forget to like and share this video.